सुप्रभात बच्चों। पी ब्लॉक के तत्व और उनके द्वारा बनने वाले यौगिकों के अध्याय समाप्त होने के पश्चात आज शुरू करते हैं डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व या संक्रमण या और अंतः संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मूलतः डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, अर्थात जिनमें विभेदी इलेक्ट्रॉन या अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष से पूर्व स्थित कक्ष के डी उपकक्ष में प्रवेश करते हैं, अर्थात n-1 डी में प्रवेश करते हैं, उन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट या डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। ये सभी धातुएं हैं तथा ऐसे तत्व जिनमें विभेदी इलेक्ट्रॉन या डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन n-2 f उपकोष में प्रवेश करता है, उन्हें f ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। मूलतः f ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। इस इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की दो श्रेणियां हैं। जो लैंथेनम से शुरू होती है उसको लैंथेनाइड कहते हैं, और जो एक्टिनियम से शुरू होती है उसको एक्टिनाइड्स कहते हैं। इस अध्याय में हम इन्हीं डी और एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आवर्त सारणी को देखा जाए तो वर्ग संख्या 3 से लेके 12 तक ये डी ब्लॉक के तत्व हैं। डी ब्लॉक के तत्वों की कुल 4 श्रेणियां मौजूद हैं। पहले स्कैंडियम 21 से जिंक 30, दूसरी इट्रियम 39 से कैडमियम 48, तीसरी लैंथेनम 57 से मरकरी 80 और चौथी एक्टिनियम 89 से क्यूरियम 112। जो चौथी सीरीज है एक्टिनियम 89 से क्यूरियम 112 तक, यह पूरी की पूरी श्रेणी रेडियो एक्टिव है। इनके नाभिकीय गुण ही ज्ञात हैं, इनके रासायनिक गुण और रासायनिक अभिक्रियाएं अज्ञात हैं। एफ ब्लॉक को देखेंगे तो एफ ब्लॉक में पहली है लैंथेनाइड की, जो 58 सीरियम से शुरू होकर ल्यूटेशियम 71 तक जाती है, और दूसरी एक्टिनाइड की श्रेणी है जो 90 थोरियम से लेके लॉरेंशियम 103 तक जाती है। तो ये आवर्त सारणी में डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों की स्थिति है। अब आते हैं संक्रमण तत्व डी ब्लॉक। संक्रमण तत्वों की परिभाषा इसमें देखते हैं। संक्रमण तत्व उन तत्वों को कहते हैं जिनकी धरातल अवस्था में अथवा रासायनिक रूप से महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण अवस्थाओं में स्थित आयनों में डी उपकोष अपूर्ण पाए जाते हैं। डी ब्लॉक की प्रथम श्रेणी में कॉपर और जिंक के अतिरिक्त अन्य सभी तत्वों में उनकी धरातल अवस्थाओं में
अपूर्ण डी उपकोष पाए जाते हैं तथा परिभाषा के अनुसार फिट बैठते हैं। कॉपर में धरातल अवस्था में पूर्ण रूप से डी उपकोष पाया जाता है। इसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +1 तथा +2 है। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाहरी कोष 3s2 3p6 3d10 4s1 है। क्यूप्रस आयन में यानी कॉपर मोनोकैटायन में यह 3d10 हो जाता है और क्यूप्रिक आयन में यह 3d9 रह जाता है। अतः कॉपर तथा क्यूप्रस आयन में पूर्ण डी कक्षक है, जबकि क्यूप्रिक आयन में डी कक्षक अपूर्ण है। अतः कॉपर को केवल क्यूप्रिक आयन के रूप में अर्थात +2 ऑक्सीकरण अवस्था में ही संक्रमण तत्व कह सकते हैं। अब जिंक को देखते हैं। जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 4s2 है। जिंक डाई पॉजिटिव आयन बनाते हैं। यहाँ भी d10 बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो हम ये देख सकते हैं कि न तो जिंक में और न ही जिंक के द्विधन आयन में डी अपूर्ण डी कक्षक है। अतः जिंक को उपरोक्त परिभाषा के अनुसार संक्रमण तत्व नहीं कह सकते। ऐसे ही कैडमियम है। कैडमियम में भी कैडमियम द्विधनायन बनाता है और मरकरी भी मर्क्यूरिक आयन बनाता है। इन दोनों में ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अपूर्ण डी उपकोष नहीं होने के कारण कॉपर और मरकरी को भी उक्त परिभाषा के अनुसार संक्रमण तत्व नहीं मान सकते। तीनों संक्रमण श्रेणियों के अंतिम सदस्य जिंक, कैडमियम और मरकरी वास्तविक रूप में संक्रमण तत्व नहीं है, क्योंकि इनके डी उपकोष पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। ये संक्रमण तत्वों के सामान्य गुण भी प्रदर्शित नहीं करते। फिर भी इनको डी ब्लॉक के तत्वों के साथ रखा जाता है ताकि जो वर्गीकरण है वह वर्गीकरण परिवर्तित न हो। अब आते हैं आवर्त सारणी में स्थान। अगर आवर्त सारणी को देखें तो इनका स्थान वर्ग 2 से वर्ग 13 के बीच में स्थित है, अर्थात डी ब्लॉक एस और पी ब्लॉकों के मध्य में स्थित है। जैसे हम अगर आवर्त सारणी बनाएंगे तो सबसे बाईं तरफ ये एस ब्लॉक है, सबसे दाहिने तरफ पी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक, और इन दोनों को जोड़ने वाला ये है डी ब्लॉक। ये एस ब्लॉक हुआ, ये पी ब्लॉक हुआ और ये डी ब्लॉक हुआ। ये 3 से शुरू होके वर्ग संख्या 12 तक जाता है। डी ब्लॉक को चूंकि जो एस और पी के बीच में है इसलिए इनको संक्रमण की संज्ञा भी देते हैं। एस ब्लॉक के तत्व विद्युत धनी है, पी ब्लॉक के तत्व विद्युत ऋणी है, जबकि डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो इन दोनों के मध्य संक्रमण का व्यवहार करते हैं। इनका व्यवहार अत्यधिक विद्युत धनात्मक एस ब्लॉक के तत्व और अत्यंत दुर्बल रूप से विद्युत धनात्मक पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य होता है।
तो आवर्त सारणी में इनका स्थान एस और पी के मध्य है। अब संक्रमण तत्वों का वर्गीकरण, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, संक्रमण तत्वों की कुल 4 श्रेणियां हैं। पहली है 3D जो स्कैंडियम से लेके जिंक तक जाती है। दूसरी श्रेणी 4D जो एट्रियम से लेके कैडमियम तक जाती है। तीसरी 5D श्रेणी जो लैंथेनम से लेके या हाइफेनियम से लेके मरकरी तक जाती है। और चौथी संक्रमण श्रेणी जो एक्टिनियम से लेके शुरू होती है और क्यूरियम पर खत्म होती है, यानी परमाणु क्रमांक 89 से 112 तक, ये 4 श्रेणियां हैं। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास देखते हैं। आप देखिए इनके इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास। ऊपर इसमें मैंने कौन सा 5D सीरीज और 6D सीरीज को दिखाया है। टंगस्टन, रेडियम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। दूसरा एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, डबनियम, सिबोर्गियम, बोरियम, हेसियम, मेटनेरियम, डर्मेटोबियम, रोंजियम और कापरनेसियम जिसे क्यूरियम भी कहते हैं। ये अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है इसमें 6D में जाता है, इसलिए ये 6D सीरीज है। ऊपर वाले में 5D में जाता है, इसलिए 5D सीरीज है। इससे पहले 4D सीरीज है जो एट्रियम से लेके कैडमियम तक जाती है, और उससे पहले 3D सीरीज है जो स्कैंडियम से लेके जिंक तक जाती है। अब क्रोमियम और कॉपर ये अपवाद है। क्रोमियम को अगर देखेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रोमियम का जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 3D5 और 4s1। ऐसे ही अगर कॉपर को देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3D10 और 4s1। इनमें अर्धपूरित या पूर्ण पूरित डी कक्षक पाए जाते हैं। मूलतः पूर्ण रूप से या अर्ध रूप से भरे हुए उपकोषों में अतिरिक्त स्थायित्व आ जाता है। इसलिए जब कोई कक्षक स्पेशली डी और एफ आधा भरने अथवा पूरा भरने के करीब जाता है तो वह अपने संगत कोष जो उसके लगभग ऊर्जा का कोष होता है उससे एक इलेक्ट्रॉन लेकर आधा अथवा पूरा भर जाता है। ये स्थायित्व इनके सममितता के आधार पर भी स्पष्ट कर सकते हैं। अर्धपूरित या पूर्ण पूरित उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण सममित रूप में होता है, जिसमें अधिक विनिमय संभव होगा वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या वह उपकोष अधिक स्थायी होता है। इसी कारण ये उपकोष कम ऊर्जायुक्त अधिक स्थायी होते हैं।
अब संक्रमण तत्वों के सामान्य गुणधर्म, आपको केवल प्रथम श्रेणी के संक्रमण तत्वों के या धातुओं के गुणधर्म देखने हैं। इनमें पहला गुण देखते हैं परमाणु त्रिज्याएं। अगर परमाणु त्रिज्याएं देखेंगे, प्रथम में एंगस्ट्रॉम में या पिकोमीटर में दिया हुआ है। स्कैंडियम 164, टाइटेनियम 147, वेनेडियम 135, क्रोमियम 129, मैग्नीज 137, आयरन 126, कोबाल्ट 125, निकिल 125, कापर 128 और जिंक 137। क्रमशः वर्ग संख्या 3 से 12 की तरफ बढ़ते हैं तो इनकी परमाणु त्रिज्याएं क्रमशः छोटी होती जाती हैं, जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की परमाणु त्रिज्याओं के मध्य होती है। सामान्यतः दूसरी सीरीज में भी ट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम में भी क्रमशः 180 से घटकर 151 पर पहुंच जाता है। वैसे ही अगर आगे देखें 5D सीरीज में लैंथेनम, हैफेनियम, टेंटलम, टंगस्टन, रिहीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी, इसमें भी ये 188 से 151 तक घटता है। इसमें गोल्ड एक अपवाद है, क्योंकि इसकी जो परमाणु त्रिज्या है वो हैफेनियम के तुरंत बाद की है। सामान्यतया एक विशिष्ट श्रेणी से संबंधित संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्या परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ घटती है, क्योंकि नाभिकीय आवेश क्रमशः बढ़ता है और नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण N-D उपकोष में आने वाला इलेक्ट्रॉन आवरण रहित रहता है। आवरणीय प्रभाव D इलेक्ट्रॉनों के बढ़ने के साथ बढ़ता है, अर्थात परमाणु क्रमांक में वृद्धि के कारण बढ़ते हुए आवरणीय प्रभाव संतुलित हो जाते हैं और परमाणु त्रिज्याएं लगभग छोटी होती जाती हैं। प्रत्येक श्रेणी में अंत में परमाणु त्रिज्याओं में थोड़ी सी वृद्धि पाई जाती है, क्योंकि प्रवेशित इलेक्ट्रॉनों के मध्य इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण नाभिकीय आवेश में वृद्धि के फलस्वरूप उत्पन्न आकर्षण बल पर प्रभावी हो जाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मेघ के विस्तार के कारण परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। जैसे प्रथम श्रेणी में क्रोमियम तक उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण प्रभावी नहीं होता है। आगे बढ़ने पर 3D उपकोष में युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण प्रभावी होने लगता है। इसी कारण परमाणु त्रिज्याएं मैग्नीज से निकिल तक लगभग स्थिर होती है, लेकिन जैसे ही श्रेणी के अंत में पहुंचते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण नाभिकीय आवेश में वृद्धि उत्पन्न आकर्षण बल से अधिक हो जाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन मेघ का विस्तार होता है, और इलेक्ट्रॉन मेघ का जब विस्तार होता है तो उस दशा में परमाणु त्रिज्याओं में वृद्धि पाई जाती है। समूह में नीचे आने पर परमाणु त्रिज्याओं की वृद्धि होती है, लेकिन द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों में परमाणु त्रिज्याएं लगभग समान होती हैं।
क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कोषों की संख्या में वृद्धि होने के फलस्वरूप इनकी परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती हैं, लेकिन श्रेणी के अंत में द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणियों के तत्वों की लगभग समान परमाणु त्रिज्याएं लैंथेनाइड संकुचन के कारण होती हैं। अब इनकी आणिक त्रिज्याएं कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।